हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल सीके स्टडी 91। आज हम क्लास 12 फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर आए हैं, जो कि चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 3 तक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि आप जानते हैं कि सीके स्टडी 91 चैनल पर क्लास 10 और 12 के 2023 एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव और लॉन्ग क्वेश्चन चल रहा है। तो आप हमारे चैनल से जुड़िए और 2023 एग्ज़ाम में आप धमाल मचाएंगे। और यदि आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, तो आप वहां से पीडीएफ ले सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत सारे पीडीएफ दे दिया गया है, तो आप वहां से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। तो आप जानते हैं कि आप यदि अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन कर लीजिएगा, जिससे मैं वीडियो डालूं तो आपको पता लग जाएगा। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्त को शेयर अवश्य ही करें। तो चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो बड़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आज का सभी, जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्टली बिहार बोर्ड पूछ लिए जाते हैं, और मैं एनसीईआरटी से क्वेश्चन बनाता हूं, और बिहार बोर्ड सभी जितना भी क्वेश्चन पूछते हैं एनसीईआरटी से पूछते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, समरूप विद्युत क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन स्थित होता है, इसका त्वरण का अनुपात कितना होता है? तो इसका त्वरण का अनुपात 0:1 MP/एमई प्रति MP। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा MP, यानी मास प्रोटॉन बटा मास इलेक्ट्रॉन। तो एक नंबर का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, नियत रहता है, बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। जब कोई मान लीजिए ये एक कोई वस्तु है, इस पर हम आवेश देते यानी चार्ज देते हैं, तो इसका आवेश इसका क्या होगा? द्रव्यमान। ये मानिए 1 kg का है, तो इसका द्रव्यमान घट भी सकता है, 900 ग्राम हो सकता है या 1100 ग्राम हो सकता है। तो क्वेश्चन यही कह रहा है। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और ये सभी क्वेश्चन बड़ी ही इम्पोर्टेंट है, तो आपको समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। किसी बिंदुवत आवेश के कारण तीव्रता होती है। तो ई, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, वहाँ पर लिखने में नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने वैसे लिखा। ई समानुपाती आर स्क्वायर, फिर कहता है ई समानुपाती 1/r स्क्वायर, ई समानुपाती 1/r क्यू, और ई समानुपाती RQ। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आप आंसर बताएंगे। तो किसी बिंदुवत आवेश के कारण तीव्रता क्या होती है? तो ई समानुपाती 1/RQ होता है। तो चलिए इसका आंसर होगा ई समानुपाती 1/RQ, ऑप्शन नंबर डी होगा। तो चलिए 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है, किसी विद्युत द्विध्रुव के r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? तो उसी तरह आपको जैसे बताया हूँ, ई समानुपातिक चिन्ह ऐसे होता है, तो R स्क्वायर ऐसे है, तो ऐसे होगा। तो उसी तरह से आप इस सभी को देख लीजिएगा। तो बी नंबर में है ई समानुपाती 1/r स्क्वायर, ई समानुपाती 1/RQ, ई समानुपाती 1/RQ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ई समानुपाती 1/r स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, यदि दो आवेशों के बीच की दूरी 2 गुनी कर दिया जाता है तो उनके बीच लगने वाला बल क्या हो जाता है? 1/2 गुना यानी आधा, और 2 गुना 1/4 गुना या 4 गुना। तो यदि दो आवेशों के बीच की दूरी 2 गुना कर दिया जाए तो उसके बीच लगने वाला बल क्या हो जाएगा? 1/4 गुना। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आज का सभी क्वेश्चन ही इम्पोर्टेंट है। तो आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे
और समझेंगे। तो यहाँ पर है ई वेक्टर, क्या ई इस तरह से वेक्टर होता है, तो इसको आप वेक्टर ही मानिएगा। तो चलिए आप देखिए ध्यान से, ई वेक्टर तीव्रता का विद्युत क्षेत्र पी वेक्टर द्विध्रुव आघूर्ण पर लगने वाला बल क्या होगा। तो पी वेक्टर ये ऐसे है, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, तो ये है पी वेक्टर माइनस ई वेक्टर, पी वेक्टर गुना ई वेक्टर गुना पी वेक्टर। यहाँ देखिए पी वेक्टर गुना ई वेक्टर है, ई वेक्टर गुना पी वेक्टर, यहाँ है पी बाय ई। तो इसका करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। तो इसे आप याद रखेंगे, ई वेक्टर तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र की पी वेक्टर द्विध्रुव आघूर्ण पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। तो बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखेंगे। एग्जाम बिहार बोर्ड सीधे ही क्या करते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन को टारगेट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा मात्रक क्या है, कूलम मीटर, कूलम प्रति मीटर, कूलम मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर प्रति मीटर। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक होता है कूलम मीटर। इसे याद रखिएगा आप, कूलम मीटर क्या होता है, कूलम मीटर, कूलम मीटर। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे आप याद रखेंगे। और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, सब्जेक्टिव में भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं बहुत जल्द आपके लिए 75 सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर आऊँगा। यदि आपका इस वीडियो पर अच्छी सपोर्ट रहा तो मैं 1 से 2 दिन में 75 फिजिक्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आऊँगा, जिसमें आपको कम से कम 7 से 8 तो आपके एग्ज़ाम में उसी से लड़ेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपको 10 बनाना है और 7-8 लड़ जाते हैं तो समझिए कितनी बड़ी बात हो जाती है। तो 7-8 तो मैं बोल रहा हूँ, यदि हो सकता है तो 10 प्लस भी लड़ सकता है, लेकिन उतना नहीं बोल सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, कूलम बल होता है, यहाँ पर गया है बबल लिखा, लेकिन यहाँ पर आप कर लीजिएगा कूलम बल। मैं पीडीएफ में सुधार कर दूंगा और ग्रुप में दे दूंगा। तो कूलम बल होता है केंद्रीय बल, विद्युत बल, दोनों इनमें सभी। तो कूलम बल क्या होता है, तो कूलम बल केंद्रीय बल तथा विद्युत बल दोनों होता है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, धातुओं का परावर्तन कितना होता है, 0, 1, 1 से अधिक, अनंत। धातुओं का परावर्तन कितना होता है, 1 से अधिक, अनंत क्या होता है, धातुओं का परावर्तन अनंत होता है। तो आप इसे याद रखेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 कूलम बराबर डैश EMU यानी स्टेट कूलम होता है। तो 10⁻⁻1, 10⁻⁻9, 10⁻9, 10 तो नन ऑफ दीज। तो 1 स्टेट कूलम बराबर 10⁻⁻1 होता है। तो आप इसे याद रखेंगे, 1 स्टेट कूलम बराबर 10⁻⁻1 होता है। 10⁻⁻1 को आपको 1/10 भी लिख सकता है, तो आप उसे ध्यान में रखिएगा। 10⁻⁹ को 1 नैनोमीटर कहते हैं, तो आप इसे याद रखेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो भी है। 10⁻⁻6 को माइक्रोमीटर कहते हैं, 10⁻⁻12 को क्या कहते हैं, पिकोमीटर कहते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, एक एकांकी चालक के लिए निम्न में से कौन सा अनुपात अचर है। तो कुल आवेश बट्टा विभव, दिया गया आवेश बट्टा विभवांतर, कुल आवेश बट्टा विभवांतर, नन ऑफ दीज। तो अचर इसमें पूछ रहा है, एक एकांकी चालक के लिए निम्नलिखित में कौन सा अनुपात अचर है। तो कुल आवेश बट्टा विभव क्या है, एक अचर है। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 11 आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश क्या होता है, 1.8 × 10⁻11 के कूलम प्रति केजी, 1.8 × 10⁻19 कूलम प्रति केजी, 1.6 × 10⁻1 कूलम प्रति केजी। तो यहाँ पर कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश क्या होता है। तो 1.8 × 10⁻11 कूलम प्रति केजी होता है इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट गुण। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, तो 1.6 × 10 इलेक्ट्रॉन का यानी द्रव्यमान कितना होता है, 1.6 × 10⁻19 कूलम प्रति केजी। तो आप इसे भी याद रखेंगे। लेकिन क्वेश्चन नंबर 12 का
करेक्ट आंसर ए है 1.8 × 10⁻11 कूलम प्रति केजी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 कहता है स्थिर विद्युत आवेश उत्पन्न करता है केवल विद्युत क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र, ए बी दोनों, नन ऑफ दीज। तो स्थिर विद्युत आवेश उत्पन्न करता है, तो इसमें करीबन 90% बच्चे क्या करते हैं, गलती कर देते हैं। काहे कि इसमें ए बी नहीं होगा, इसमें केवल विद्युत क्षेत्र होगा, लेकिन बच्चे विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों मार देते हैं। तो चलिए आप इसे ध्यान रखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 को। तो क्वेश्चन नंबर 14 है स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है संरक्षी और संरक्षी ए एवं बी दोनों, नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा स्थिर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, संरक्षी होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा कितनी क्या होती है। तो ml (10⁻³ एक पावर माइनस इन्वर्स। तो आप इसे याद ही रखेंगे, बड़ी इम्पोर्टेंट ये सब विमा होता है और इसे लिखने में बहुत देर लग जा रहा था, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट आंसर ही बता रहा हूँ। आप इसे याद ही कर लेंगे, एक लाइन में, वन लाइनर क्वेश्चन की तरह आप इसे याद ही कर लेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है एप्सिलॉन नोट का विमीय सूत्र क्या होता है। तो m इनवर्स L⁻³ T⁴ एक पावर स्क्वायर। तो इसका एप्सिलॉन नोट का विमीय सूत्र होता है, आप इसे याद रखेंगे। 1/4 पर एप्सिलॉन नोट का मात्रक क्या होता है। तो 1/4 पर एप्सिलॉन नोट का मात्रक क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए है कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी है कूलम प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। तो न्यूटन मीटर प्रति कूलम। तो इसका क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर है 1/4 पर एप्सिलॉन नोट का SI मात्रक है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। तो आप इसे याद रखेंगे। और एप्सिलॉन नोट का मात्रक होता है कूलम स्क्वायर। ये ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, वो सिर्फ एप्सिलॉन नोट का मात्रक होता है। तो आप इसे याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है एप्सिलॉन नोट का SI मात्रक होता है तो कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है यहाँ कैसे नहीं होगा, यहाँ होगा किस, क्या होगा, किस। तो आप वहाँ पर लिख लीजिएगा किस माध्यम में आपेक्षिक परावर्तक एप्सिलॉन r का मान है। तो किसी माध्यम में आपेक्षिक परावर्तन एप्सिलॉन r का मान क्या होता है। एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नोट, एप्सिलॉन इंटू एप्सिलॉन नोट, एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन नोट, एप्सिलॉन माइनस एप्सिलॉन नोट। तो क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नोट। तो क्वेश्चन नंबर 20 है एक ESU का मान कूलम में कितना होता है। तो एक ESU का मान कूलम में कितना होता है, एक स्टेट कूलम में कितना होता है। तो 1/3 × 10⁻ कितना होता है, -9। 1/3 × 10⁻9, 3 × 10⁻9। तो मैं आपको दो ऑप्शन तो पहले ही काट देता हूँ और एक ऑप्शन मैं आपको लिए छोड़ रहा हूँ, जो आपको क्या करना है, इसको आंसर बताना है। छोड़िए मैं ही बता देता हूँ। एक ESU का मान कितना होता है। तो ऑप्शन नंबर ए 1/3 × 10⁻9 होता है, एक स्टेट कूलम बराबर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है आवेश का CGS मात्रक क्या होता है। तो स्टेट कूलम जूल न्यूटन। तो आवेश का CGS मात्रक होता है स्टेट कूलम। तो आप इसे याद रखेंगे, आवेश का CGS मात्रक क्या होता है, स्टेट कूलम। क्वेश्चन नंबर 22 है 1 माइक्रो कूलम बराबर कितना होता है। 3 × 10⁻6 कूलम, 1 × 10⁻6 कूलम, 10⁻12 कूलम, 10 कितना 12 कूलम। तो यहाँ पर 1 माइक्रो कूलम बराबर होता है 10⁻6 कूलम। तो 1 × 10⁻6 क्या होता है, 1 10⁻6 ही कूलम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23 कहता है विद्युत आवेश का क्वांटम ESU मात्रक मान होता है। विद्युत आवेश का क्वांटम स्टेट कूलम मात्रक क्या होता है। तो 4.78 × 10⁻10
1.8 गुना 10⁻−19, 1.6 गुना 10⁻19, 1.6 गुना 10⁻19। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा 4.78 गुना 10⁻10। विद्युत आवेश का क्वांटम यूनिट मात्रक में होता है। आप इसे याद रखेंगे। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो 1.6 गुना 10⁻19 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। तो इससे आप याद रखेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि एक कूलम का मान ESU में क्या होता है। एक कूलम का मान ESU में क्या होता है, तो 3 गुना 10⁻9, 9 गुना 10⁻9, 8.84 गुना 10⁻−12, नन ऑफ दीज। तो एक कूलम का मान ESU में कितना होता है, तो इसका मान हो जाएगा कितना, 9 गुना 10⁻9। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, बी हो जाएगा, 9 गुना 10⁻9। एक कूलम का मान ESU में कितना होता है, तो 9 गुना 10⁻9। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसे याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है कि मुक्त आकाश में परावर्तक एप्सिलॉन नोट का मान कितना होता है, तो आप इसे याद रखेंगे 8.854 गुना 10⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो आप इसे याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर है, तो इसे ही लिखा जाता है FM इनवर्स। तो आप इसे याद रखेंगे। यदि आपको ये नहीं मिलेगा तो FM इनवर्स रहेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट का मान होता है, तो 9 गुना 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का SI मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन मीटर। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का SI मात्रक न्यूटन प्रति कूलम होता है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता न्यूटन प्रति कूलम होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या होता है। विद्युत आवेश का SI मात्रक कूलम होता है। विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या होता है, कूलम होता है। इसमें थोड़ी परेशानी बुझा रहा है, तो चलिए आप इसको कमेंट करके बताएंगे कूलम है कि फैराडे है। विद्युत आवेश का SI मात्रक कूलम है या फैराडे है, तो इस दोनों ऑप्शन में आप ज़रूर करेक्ट करके बताएंगे क्या होगा। आप कमेंट जरूर कीजिएगा। एम्पियर घंटा किसका SI मात्रक है, तो विद्युत धारा का, आवेश का, विभव का, धारिता का। तो एम्पियर घंटा किसका SI मात्रक होता है, तो आवेश का SI मात्रक एम्पियर घंटा होता है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव V में संबंध है। तो विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव V में संबंध है E बराबर -dV/dx। E बराबर क्या होता है, -dV/dx। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको शॉर्ट क्वेश्चन में 2 मार्क्स वाले में पूछ रहता है विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव V में क्या संबंध है, तो आपको सिर्फ इतना लिखना होता है, E बराबर -dV/dx। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है कि एक धन आवेश को निम्न विभव क्षेत्र से उच्च विभव क्षेत्र में ले जाया जाता है, तो आवेश का स्थितिज ऊर्जा क्या होगा। एक धन आवेश विभव को उच्च विभव क्षेत्र में ले जाया जाता है, तो इसका स्थिति ऊर्जा क्या होगा, बढ़ेगी, घटेगी, अपरिवर्तित, नन ऑफ दीज। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए स्टूडेंट, कुछ थोड़ी प्रॉब्लम था तो अब उसे मैं सोल्व कर चुका हूँ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि एक धन आवेश को निम्न विभव क्षेत्र से उच्च विभव क्षेत्र में ले जाया जाता है, तो स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, बढ़ेगा, घटेगा और परिवर्तित रहेगा, नन। तो इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाता है, तो बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 है विद्युत धारिता का मात्रक है, तो वोल्ट, न्यूटन, फैराडे, एम्पियर। तो विद्युत धारा का मात्रक फैराडे होता है। क्वेश्चन नंबर 33 है कि वायु में गोलीय चालक की धारिता अनुक्रमानुपातिक होती है,
तो गोले के द्रव्यमान के, गोले के त्रिज्या, गोले के आयतन के, गोले के पृष्ठ क्षेत्र के। तो क्वेश्चन नंबर 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा गोले के त्रिज्या के। बहुत इंपॉर्टेंट ये सभी क्वेश्चन है, तो आप इसे याद अवश्य रखेंगे। यदि इस वीडियो पर आपका सपोर्ट अच्छी तरह से रहा तो मैं आपके लिए बहुत अच्छे से अच्छे वीडियो को बनाऊंगा, और चैप्टर वाइज भी यदि आपका कमेंट रहा तो सब पूरा सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज करवा दूंगा। तो 34 नंबर क्वेश्चन है, दो आवेशित वस्तुओं को जोड़ने पर उनके बीच विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, तो यदि उनके आवेश समान हो, धारिता समान हो, विभव समान हो, प्रतिरोध। तो क्वेश्चन नंबर 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, विभव समान हो। 35 नंबर क्वेश्चन है, तीन संधारित्र जिसके प्रत्येक की धारिता सी हो श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, तो इनकी तुलना की धारिता क्या हो जाएगी। तो 1/CE आपको ज्ञात करना। श्रेणीकरण में 3 है तो 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C। तो इस तरह करेंगे तो अब नीचे में क्या आ जाएगा, एलसीएम क्या आ गया, नीचे में एलसीएम C आ गया, और तो यहाँ पर हो गया C प्लस नीचे में एलसीएम C हो गया, और 1/C है तो यहाँ पर 1 नहीं होगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, नीचे में एलसीएम C हो गया तो 1 प्लस 1 तो 3/C हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा C/3। तो 1/CE था तो इसे CE निकालना है, तो C/ क्या होगा 3। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा C/3। तो चलिए, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, नहीं तो आप कमेंट करिएगा, आपको मैं एक दिन न्यूमेरिकल क्वेश्चन को लेकर आऊँगा और अच्छी तरह से बता दूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, संधारित्र के समांतर संयोजन में जो राशियों यहाँ पर राशियों होगा तो आप इसे देख लेंगे। तो कहता है संधारित्र के समांतर के संयोजन में जो राशियों प्रत्येक संधारित्र समान रहता है वह क्या आवेग है, धारिता है, विभवांतर है, ऊर्जा है। समांतर संधारित्र के समांतर संयोजन जो राशि समान रहता है, प्रत्येक संधारित्र में समान रहता है, वह है क्या, विभवांतर। प्रत्येक संधारित्र में क्या होता है, समान होता है। ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है प्लेट की आकृति पर, प्लेट के आकार पर, प्लेट के आवेश पर, प्लेट के बीच के अंतराल पर। तो प्लेट के बीच के आवेग पर क्या करता है, निर्धारित या निर्भर नहीं करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 को देखते हैं। एक माइक्रोफैराडे धारिता के दो संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं, उनके श्रेणी क्रम में 1.5 माइक्रोफैराडे का तीसरा संधारित्र जोड़ा जाता है, परिणामी धारिता होगी। वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं इस क्वेश्चन को बता नहीं पाऊंगा सॉल्यूशन करके, तो इसका आंसर बता देता हूं। डी नंबर इसका आंसर होगा 0.4 माइक्रोफैराडे। आप इसे याद कर लेंगे, आप इसे बनाने का कोशिश कीजिएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे तो आप याद ही कर लीजिएगा, अच्छा रहेगा, बनाने में बहुत टाइम आपका चला जाएगा एग्जाम में। यदि शीशे के एक पट्टी को वायु की संधारित्र प्लेट के बीच खिसकाया जाए तो इसकी धारिता क्या होगी, बढ़ेगी, घटेगी, स्थिर रहेगी, शून्य होगी। तो इसकी धारिता क्या होती है, तो बढ़ती है। शीशे की एक पट्टी को वायु के संधारित्र प्लेट के बीच खींचकर लाया जाए तो इसकी धारिता क्या होगी, बढ़ेगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 40 तक आप पहुँचे हैं। तो किसी सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव के बिंदु से r दूरी पर विद्युत विभव समानुपाती होता है, तो r के 1/r के 1/r स्क्वायर 1/r क्यूब। तो किसी सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव के माध्यम से r दूरी पर विद्युत विभव समानुपाती होती है, तो 1/r स्क्वायर के आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 48 बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 1D ग्राफ जनित एक ऐसा युक्ति है, यहाँ पर क्या कीजिएगा, युक्ति है, इसे काट लीजिए। युक्ति है जो उत्पन्न करती है प्रत्यावर्ती धारा, उच्च आवृत्ति धारा, उच्च वोल्टता, निम्न वोल्टता। तो क्वेश्चन नंबर 41 का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, उच्च वोल्टता। 1D ग्राफ एक ऐसी जनित है जो 10 लाख से भी अधिक वोल्ट का क्या करता है, करंट उत्पादन करता है।
तो चलिए क्वेश्चन नंबर 42 की तरह देखते हैं। 64 समरूप बूंदे जिसमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराडे 5 माइक्रोफैराडे आपको वहाँ पर ऐसे लिखा हुआ होगा, तो आप इसे देख लीजिएगा। मैंने हिंदी में लिखा हूँ। 5 माइक्रोफैराडे है मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं तो संधारित्र की धारिता क्या हो जाएगी। तो इसे आप सोल्व करने का प्रयास कीजिएगा, लेकिन मैं आपको इसका आंसर ही बताना चाहूँगा। तो ए नंबर है 4/5 माइक्रोफैराडे, बी नंबर है 20 माइक्रोफैराडे, सी 30 माइक्रोफैराडे, डी नंबर है 60 माइक्रोफैराडे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 42 का करेक्ट आंसर है बी 20 माइक्रोफैराडे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। करीब बिहार बोर्ड एग्जाम ने इस क्वेश्चन को 50 बार से भी ज़्यादा पूछा है, तो अलग अलग शिफ्ट में। तो क्वेश्चन नंबर 43 है विद्युत धारिता की बीमिया सूत्र क्या है। जितने भी बीमिया सूत्र मैं बता रहा हूँ बहुत ही है। बीमिया सूत्र कम से कम तो आपके एग्जाम में 1 से 2 अवश्य आते हैं। अधिक से अधिक जब मैंने 2020 में एग्ज़ाम दिए थे, 22 में एग्ज़ाम दिए थे, तो करीब 2-3 आया था। तो हमें भी कुछ याद था कुछ नहीं। तो आप ध्यान से देखिएगा विद्युत धारिता की बीमिया सूत्र क्या होगा। आप सेट भी उल्टा कर देखिएगा, उसमें बीमिया सूत्र पूछा गया था। तो विद्युत धारिता का बीमिया सूत्र क्या होता है, M इनवर्स L -2 T की पावर 4 1 पावर स्क्वायर। तो बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। और 44 नंबर क्वेश्चन है समान धारिता के n संधारित्र से पहले समांतर क्रम में जोड़ा जाता है फिर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो दोनों आवेश की धारिता क्या हो जाएगी। तो n/1 n स्क्वायर अनुपात 1 1/n 1/n²। तो क्वेश्चन नंबर 44 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए n/1। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 45 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है आवेश के पुनरावृत्ति में किसका क्षय होता है। तो आवेश का, ऊर्जा का, शक्ति का, विभव का। तो आवेश की पुनरावृत्ति में किसका क्षय होता है। तो ऊर्जा का क्षय होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 है जब किसी संधारित्र की प्लेट के बीच परावैद्युत भरा जाता है तो उसकी धारिता क्या होती है। मानिए ये दोनों क्या है, संधारित्र है। इसके अंदर क्या है, कोई क्या है, स्थान है और इसमें परावैद्युत भर रहा है, तो इसका क्या होगा, क्या कहता है, इसकी धारिता यानी वजन, इसका वजन में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो क्या होगा, बढ़ेगा। उसमें कुछ चीज़ डालेंगे तो उसका वजन क्या होगा, बढ़ेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 47 को देखते हैं। गोलीय चालक के रूप में पृथ्वी 6400 किलोमीटर की धारिता होती है, तो 11 माइक्रोफैराडे, 64 माइक्रोफैराडे, 60 माइक्रोफैराडे, 12 माइक्रोफैराड। तो इसका करेक्ट आंसर है 11 माइक्रोफैराडे। तो माइक्रोफैराडे ऐसे आपको एग्जाम में लिखा होगा, लेकिन मैं असुविधाजनक के कारण मैंने हिंदी में लिखा हूँ, तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है कि समांतर प्लेट संधारित्र में प्लेट के बीच की दूरी बढ़ाने पर धारिता क्या होती है, बढ़ती है, घटती है और अपरिवर्तित रहती है। तो क्वेश्चन नंबर 48 का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या होती है, घटती है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ बढ़ते हैं। समविभव बिंदु के प्रत्येक पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पृष्ठ के होती है, तो लंबवत, समांतर, शून्य, नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन नंबर 49 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए कि समविभव बिंदु के प्रत्येक पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र का तीव्रता का पृष्ठ का मान क्या होती है, इसका करेक्ट आंसर शून्य होगा या लंबवत, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, तो आप इसे देख लेंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लेकिन ए नहीं तो सी, ये दो ही होंगे, तो ज़्यादा चांस रखिएगा ए ही होंगे और कम चांस रखिएगा बी। तो उम्मीद है कि आप ये क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 50 है विद्युत विभव की बीमा होती है, तो mL² T-3 A- इनवर्स। तो ये बहुत सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बीमा से रिलेटेड।
साबुन के एक बुलबुला को कुछ ऋण आवेश दिया जाता है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, घटेगी, बढ़ेगी, अपरिवर्तित रहेगी, तो नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो एक साबुन की बुलबुला को ऋण आवेश दिया जाता है तो इसकी त्रिज्या क्या होती है, बढ़ती है। इसकी त्रिज्या क्या होती है, बढ़ती है। आप यदि कोई भी एग्जाम देते हैं और फिजिक्स का क्वेश्चन पूछ तो ये क्वेश्चन अवश्य रहेगा। यदि आपको कोचिंग में टीचर एग्जाम ले रहे हैं या कहीं भी एग्जाम ले रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेगा ही रहेगा। यदि आपके चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 3 के तक में यदि क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव होती है तो अनंत होती है, शून्य होती है, 2p नन ऑफ दी। तो विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का मान क्या होती है, तो शून्य होती है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और अक्षीय स्थिति निरक्षीय स्थिति आप याद किए होंगे और ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी बार बार बिहार बोर्ड टारगेट करती है तो आप इसे याद कर लीजिएगा और इसे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है, विद्युत विभव, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र, नन ऑफ दी। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 53 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर क्या है, सदिश राशि। बाकी बाद ए और सी क्या है, एक अदिश राशि। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 54 को देखते हैं। एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर ले जाने पर निकाय का स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, तो निकाय का स्थिति ऊर्जा देखिए, इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है और इधर भी क्या है, इलेक्ट्रॉन। इसको इधर ले आ रहे हैं, इसको इधर ले आ रहे हैं तो ये क्या करेगा, एक दूसरे को विकर्षण करेगा। तो लेकिन हमें क्या कहता है, इसकी स्थिति ऊर्जा क्या होगी, इसकी स्थिति ऊर्जा क्या हो रही, बढ़ रही है। क्या हो रही है, बढ़ रही है। जितना हमें क्या बढ़ाना पड़ेगा, बहुत दम। यदि चुंबक आप लिए होंगे तो उसके नॉर्थ पोल को यदि नॉर्थ पोल से की ओर ले जाइए, यदि साउथ पोल को साउथ पोल की तरफ ले जाइए तो वो नहीं सटता है, वो एक दूसरे को विकर्षण करता है। तो इसलिए यहाँ पर भी वही नियम लग रहा है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन बी, बढ़ती है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 55 है, कहता है कि एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन एक दूसरे के समीप आ रहे हैं तो निकाय में स्थिति ऊर्जा क्या होगी, तो घटती है। तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हाँ तो फ्रेंड, एक क्वेश्चन उधर जो मैं आपको बताया था वो थोड़ी सस्पिशन में था, तो देख लेते हैं उस क्वेश्चन को। वो क्वेश्चन क्या कह रहा था और उसका आंसर क्या होगा। तो हाँ, क्वेश्चन नंबर 44 था। इसका क्वेश्चन का आंसर मैंने बताया था ऑप्शन नंबर ए, लेकिन ऑप्शन नंबर ए इसका गलत आंसर है। तो समान धारिता के n संधारित्र वाले समांतर क्रम में जोड़ा जाता तो फिर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता तो दोनों आवेशों के में तुल्य धारिता अनुपात कितना होता है, तो n² 1 होता है। तो आप इसे याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है, एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन दूसरे के समीप आ रहे हैं तो उसका स्थिति ऊर्जा क्या होती है, तो घटती है। क्वेश्चन नंबर 56 है, विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है, तो वोल्ट, न्यूटन, फैराडे, एम्पियर। तो विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है, फैराडे होता है। क्वेश्चन नंबर 57 है, दो आवेशित वस्तुओं को जोड़ने पर उनके बीच विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है यदि उनके आवेश समान धारिता, समान विभव, समान प्रतिरोध। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, विभव समान होती है। 58 नंबर क्वेश्चन है, एक माइक्रो फैराडे बराबर होता है 10⁻⁶, 10⁻⁶, 10⁻12, 10⁻12। तो एक माइक्रो फैराडे बराबर 10⁻⁻6 होता है और एक पिको फैराडे बराबर 10⁻⁻12 होता है। तो आप इसे भी याद रखेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 59 है, एक पिको फैराडे बराबर कितना होता है, 10⁻⁻, मैं आपको तुरंत बताया अभी तुरंत, 9 किलोमीटर गोलियां चालक की धारिता क्या होती है, तो 9 किलोमीटर गोलियां चालक की धारिता 1 माइक्रो फैराडे होता है। आप यदि निकालना चाहते हैं तो C बराबर 4 पाई R²
4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर होता है। क्या होता है? 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर। तो आर का मान यहाँ पर आप कितना देंगे? 4 पाई एप्सिलॉन आर होता है, आर स्क्वायर नहीं होता, 4 पाई एप्सिलॉन आर। आर का मान कितना है? यहाँ पर 9 है, किलोमीटर में है तो 9 गुना किलोमीटर को मीटर में बदल लीजिएगा 1000। उसके बाद आप निकाल लीजिएगा, आपको 1 माइक्रोफैराड यानी 10⁻⁻6 आएगा आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, वायु में गोलीय चालक की धारिता अनुक्रमानुपातिक होती है गोले के द्रव्य की त्रिज्या के गोले का आयतन ननअवधि। तो गोले की त्रिज्या के वायु में गोलीय चालक की धारिता के अनुक्रमानुपातिक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है कि संधारित्र जिस पट्टी पर आवेश संचित किया जाता है उसे कहते हैं। तो संग्राहक पट्टी, संघनक पट्टी, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो संधारित्र जिस पर पट्टी आवेश संचित है उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? संग्राहक पट्टी। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसे याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 है, जो पट्टी भूधिरित रहता है उसे कहते हैं, यानी जो पट्टी भूमि से जुड़ा हुआ रहता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? संघनक पट्टी। तो आप इसे याद रखेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी। क्वेश्चन नंबर 64 है, संधारित्र कितने प्रकार के होते हैं? संधारित्र 3 प्रकार के होते हैं। निर्वात का परावर्तक स्थिरांक होता है, तो निर्वात परावर्तक स्थिरांक का मान 1 होता है। तो आप इसे याद रखेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 66 है 1D ग्राफ जनित्र एक मशीन है जो उत्पन्न करता है एसी शक्ति, उच्च आवृत्ति की धारा, कई लाख यहाँ पर वोल्ट होगा। क्या होगा? कई लाख वोल्ट का विभवांतर। तो क्वेश्चन नंबर 66 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, कई लाख वोल्ट का विभवांतर 1D ग्राफ जनित्र क्या करता है? उत्पन्न करता है। क्वेश्चन नंबर 67 है, ध्रुवण का परिमाण निर्भर करता है द्विध्रुव स्थितिज ऊर्जा पर, ऊष्मीय ऊर्जा पर, उपरोक्त दोनों, ननअवधि। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों पर क्या करता है? ध्रुवण का स्थिति निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है कि HCl तथा CO2 किस प्रकार के अणु है? ध्रुवीय और अध्रुवीय दोनों, तो नन ऑफ दीज। तो HCl तथा CO2 एक प्रकार की क्या है? ध्रुवीय अणु है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। करीब अधिकांश बच्चे यानी 50% बच्चे दोनों लगा देते हैं, जिसके कारण ये गलत हो जाता है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर है ध्रुवीय। तो आप इसे ध्रुवीय लगाएंगे। पृथ्वी की धारिता कितना होता है? 711 माइक्रोफैराड। 711 गुना 10⁻⁻6 भी यदि रहेगा तो आप यही मारेंगे। माइक्रोफैराड का मतलब ही होता है कितना? 10⁻⁻6। संधारित्र की समांतर संयोजन में जो राशि संधारित्र के लिए समान रहती है वह क्या है? आवेश, ऊर्जा, विभवांतर, धारिता। तो समांतर संयोजन में राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान क्या होती है? तो वो विभवांतर है, जो कि समान रहती है। क्वेश्चन नंबर 71 है, समान विभव वाले दो चालकों को जोड़ने पर न आवेश का पुनरावृत्ति होता, न ऊर्जा का ह्रास, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई। तो क्वेश्चन नंबर 71 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न तो आवेश का पुनरावृत्ति होता और न ही ऊर्जा का क्या होता है? ह्रास होता है। तो चलिए, अब क्वेश्चन बहुत जल्द ही सेशन ख़त्म होने वाला है। तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह के 2023 एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए, MCQs के लिए, सभी सब्जेक्ट का लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है। और PDF लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, तो आप वहां से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हो। वहां पर ढेर सारे PDF दिया हुआ है, आप वहां से डाउनलोड करके पढ़ पाएंगे। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 72 है, परावैद्युत सामर्थ्य का मात्रक क्या होता है? वोल्ट, वोल्ट मीटर, वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट मीटर स्क्वायर। तो वैद्युत सामर्थ्य का SI मात्रक, परावैद्युत सामर्थ्य का SI मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है। 73 है, किसी चालक द्वारा आवेश संग्रहित करने की क्षमता डैश कहते हैं? तो विभवता कहते, तीव्रता कहते हैं, तो नन ऑफ दीज।
किसी चालक द्वारा आवेश संग्रहित करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो धारिता कहते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसे याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 74 है, समान धारिता के दो संधारित्र को पहले श्रेणी क्रम में बाद में समांतर कर जाता है तो तुल्य धारिता होगा तो 1:4, 4:1, 1:2, 2:1। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए 1:4 होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ बढ़ते हैं। तो समांतर प्लेट संधारित्र में प्लेट के बीच की दूरी बढ़ाने पर धारिता बढ़ती है, घटती है, बढ़ती रहती है, नानाविध। क्या कहता है? समांतर प्लेट संधारित्र में प्लेट के बीच की दूरी बढ़ाने पर इसकी धारिता क्या होती है? यदि दूरी बढ़ाते हैं तो क्या होती है? घट जाती है। क्वेश्चन नंबर 76 है, समांतर प्लेट संधारित्र में प्लेट के बीच परावर्तक भरने पर धारिता क्या होती है? बढ़ती है, घटती है, अपरिवर्तित, नानाविध। तो क्वेश्चन नंबर 76 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि बढ़ती है। तो चलिए आज का सेशन यहीं पर ख़त्म होता है। तो उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है। वीडियो के व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक है, तो आप वहां से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं और PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को आप आंसर को देख लीजिए थोड़ी सी। शायद उस समय मैं कुछ और बताया था, तो अभी मैं कुछ और बता रहा हूँ। किसी बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? तो E समानुपाती 1/r²। E समानुपाती 1/r²। मैं उस समय आपको बताया था, लेकिन इसका आंसर ये नहीं होगा, तो E समानुपाती 1/r³ होगा। और इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आगे था, तो मैं उसका आंसर इसमें बता दिया था। किसी विद्युत द्विध्रुव r दूरी पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है? तो E समानुपाती 1/r²। ये करेक्ट आंसर है, तो आप इसे देख लेंगे। चलिए, तो आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक करेंगे। थैंक यू। लास्ट फॉर यू।